हेलो एवरीवन टू सिस्टम डिज़ाइन प्लेलिस्ट। आज हम सेकंड वीडियो के बारे में बात करने वाले हैं विच इज़ मोनोलिथिक वर्सेस माइक्रो सर्विसेज। और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये माइक्रो सर्विसेज क्या होती है, डिफरेंट डिफरेंट सर्विसेज के प्रॉब्लम्स क्या क्या होते हैं, ये समझना बहुत ज़रूरी है। सिंस ये बहुत इजी टॉपिक है, ज़्यादा कुछ है नहीं इसके अंदर, बट फिर भी क्योंकि अगर हम कोई भी सिस्टम बना रहे हैं और डिज़ाइन कर रहे हैं तो हमें ये माइक्रो सर्विसेज के ट्रेड ऑफ्स के बारे में जानना ज़रूरी है। और बहुत इजी तरीके से चीज़ों को समझेंगे और बहुत इजी तरीके से फाइंड आउट भी करने की कोशिश करेंगे कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं मोनोलिथिक को स्केल करने में, या फिर जो माइक्रो सर्विसेज को स्केल करना है हमें, तो क्या क्या प्रॉब्लम्स आते हैं। स्केलेबिलिटी आपको नहीं पता है तो आप मेरे पुराने वाले वीडियो में आप जाके चेक कर सकते हो, आप वो वीडियो देख सकते हो। मैंने सिस्टम डिज़ाइन रिलेटेड मैंने जो कीवर्ड्स होते हैं, जो फंडामेंटल कीवर्ड जैसे थ्रूपुट हो गया, स्केलेबिलिटी होगी, क्या क्या टॉप टर्म्स होते हैं, ये मैंने समझाया, तो आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हो। एंड सेकेंड इम्पॉर्टेंट थिंग कि कुछ भी क्वेश्चंस हो इसके अंदर तो आप मुझे कमेंट करना, कमेंट्स में ऐड करना, मैं आपको ज़रूर आंसर करूँगा वहाँ पे। और ठीक है, तो शुरू करते हैं इस टॉपिक के बारे में। तो पहला जो हम लोग है वो हम लोग पहले ये समझेंगे कि मोनोलिथिक और माइक्रो सर्विसेज क्या होता है। हमें माइक्रो सर्विसेज क्यों चाहिए, मतलब मोनोलिथिक में क्या क्या ऐसे इश्यूज़ हैं जो माइक्रो सर्विसेज वो सारे प्रॉब्लम सॉल्व करता है। एंड उसके साथ हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि अगर माइक्रो सर्विसेज बिल्ड करते हैं अगर हम लोग, तो उसके अंदर और क्या क्या दिक्कतें आती है जो मोनोलिथिक में प्रॉब्लम्स नहीं आते हैं। तो क्योंकि दोनों के अपने अपने अलग अलग ट्रेड ऑफ्स हैं और डिज़ाइन डिसीजंस हैं। तो आपको हमेशा ये इंटरव्यू में क्वेश्चंस आएंगे कि मोनोलिथिक वर्सेस माइक्रो सर्विसेज, और आपका डिज़ाइन डिसीजंस पूछे जाएंगे कि मोनोलिथिक कब चूज़ करना है या माइक्रो सर्विसेज कब चूज़ करना है। और आपको बहुत अच्छे तरीके से बताना पड़ेगा क्योंकि इंटरव्यूअर एक्सपेक्ट करता है कि आप डिटेल में चीज़ें बताओ। और मैं हमेशा आपको बोलूँगा कि जब भी सिस्टम डिज़ाइन का राउंड होता है तो प्लीज़ आप उनसे पूछो कि मैं एक्सेल ड्रॉ या फिर draw.io ओपन करके मैं वहाँ पर आपको एक्सप्लेन कर सकता हूँ, क्योंकि जितना आप डायग्राम्स और जितना फ्लो चार्ट बनाओगे उतने तरीके से आप चीज़ों को समझा पाओगे। क्योंकि आप अगर डायरेक्टली कम्युनिकेट करो बिना फ्लो चार्ट के तो बहुत सारे ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जो उनके दिमाग में भी नहीं रहता और मिस हो जाती है। जब आप फ्लो चार्ट बना के समझाते हो तो उनको दिखता है यहाँ पे कि आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो। तो कभी भी सिस्टम डिज़ाइन का राउंड होता है तो प्लीज़ आप फ्लो चार्ट या कुछ इस टाइप से आप ओपन करके आप चीज़ों को समझाओ। इसके अलावा हम ट्रेड ऑफ्स की बात करेंगे, जैसे मैंने बताया मोनोलिथिक वर्सेस माइक्रो सर्विसेज। हम स्केलेबिलिटी की बात करेंगे, मेंटेनेबिलिटी की बात करेंगे, फॉल्ट टॉलरेंस, ब्लास्ट रेडियस की बात करेंगे। ये सारे जो प्रॉब्लम्स हैं, ये सारे प्रॉब्लम्स के बारे में हम बात करेंगे। तो पहले मोनोलिथिक से शुरू करते हैं और फिर इसके बाद फिर हम लोग माइक्रो सर्विसेज पे जाएंगे। तो मोनोलिथिक आर्किटेक्चर होता क्या है? मोनोलिथिक आर्किटेक्चर कुछ नहीं है। आप जब कोई एप्लीकेशन बनाते हो तो आपने देखा होगा कि मैं यहाँ पे ई कॉमर्स का मैंने एग्जांपल लिया। जब आप एप्लीकेशन बनाते हो तो उसके अंदर आप क्या करते हो कि सारे क्लासेस, जैसे जैसे आप ई कॉमर्स वेबसाइट बना रहे हो तो आप उसके अंदर आपने प्रोडक्ट क्लास भी बना लिया, ऑर्डर क्लास भी बना लिया, पेमेंट क्लास भी हो बना लिया आपने। और जो अंदर जो कम्युनिकेशंस होती है वो इंटरनली फंक्शंस जो होती है वो रन कर रही होती है। लेट्स सपोज़ कि मैं एक ऑर्डर ऑर्डर किसी यूज़र ने ऑर्डर किया, तो आप क्या करते हो, आप कोई ऑर्डर सर्विस करके क्लास बनाते हो, ऑर्डर सर्विस करके क्लास बनाते हो। उसके अंदर आप लिखते हो कि फाइंड आउट करो प्रोडक्ट एग्जिस्ट करता है या नहीं। देन फिर आप चेक करते हो कि क्वांटिटी अवेलेबल है कि नहीं है। फिर इसके बाद आप चेक करते हो कि कोई डुप्लीकेट ऑर्डर तो नहीं है। फिर इसके बाद आप फिर पेमेंट की मेथड कॉल करते हो, राइट। तो ये सारे मेथड्स है, ये सारे मेथड्स आप ऑर्डर सर्विस के अंदर आप कॉल करते हो, राइट। एंड अकॉर्डिंगली आप जो है ऑर्डर प्लेस करते हो। जब आपका पेमेंट जो है वो आप कम्युनिकेट करते हो, मान लो स्ट्राइप से जब आपको ये रिटर्न 200 करता है तो फिर आप ऑर्डर प्लेस कर देते हो, राइट। तो इस तरीके से हमारा ऑर्डर सर्विस लिखा हुआ रहता है हमारे एप्लीकेशन सर्वर के अंदर। और ये बहुत ईजिली बहुत अच्छे तरीके से वर्क करता है, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। बट प्रॉब्लम तब आती है जब आपका ट्रैफिक इंक्रीज़ होता है।
राइट। जब आपका ट्रैफिक मान लो कि अभी तो फ़िलहाल आपके पास लेट्स सपोज 10 के रिक्वेस्ट आ रही है और आपका मोनोलिथिक आर्किटेक्चर बहुत ईजिली तरीके से हैंडल कर लेता है। बट जहाँ पे स्केलेबिलिटी की बात हो, अगर मान लो वो 10K से अगर वो 20K पे पहुँच गया, राइट, 20K रिक्वेस्ट QPS, 20K QPS आ रही है आपके पास, या फिर अब 20K थ्रूपुट आ रही है आपके पास, राइट, देन उस केस में फिर आप कैसे मोनोलिथिक को फिर आप स्केल करोगे? आप क्या करोगे उसके अंदर? अभी मान लो कि मैं इसको साइड कर देता हूँ। अभी मान लो कि आपका जो मोनोलिथिक एप्लीकेशन है वो अभी आपका 16 GB मेमोरी है और आपने 4 CPUs, 4 कोर CPUs ले रखी है, राइट। तो आप क्या करोगे कि आप इसको, अगर आपके पास 10K से 20K QPS आ जाता है तो आप क्या करोगे? स्केल करने के लिए आप कर दोगे कर दोगे 32 GB की मेमोरी डाल दोगे, राइट, एंड आपका 4 कोर के बदले आप 8 कोर मेमोरी डाल दोगे, राइट। ठीक है, यहाँ पे भी सब कुछ बढ़िया चल रहा है, हमने स्केल कर दिया, हमारा 20K QPS जो है हमारा ये मोनोलिथिक आर्किटेक्चर हैंडल कर पा रहा है। बट लेट्स सपोज करो कि यहीं पे अगर ये 20 QPS के जगह पे, राइट, ये आपका आ गया 40K QPS, देन फिर आप क्या करोगे फिर? क्योंकि हमारे यहाँ पे लिमिटेशंस होती है, राइट। आप ऐसा नहीं है कि आप 1000 GB ऑफ मेमोरी या फिर 1000 कोर मेमोरी आप CPUs आप जो है वो यूज़ करना शुरू कर दो, राइट, सॉरी, राइट। क्योंकि इंस्टेंसेस की अपनी एक लिमिटेशंस होती है, राइट। आप एक मैक्सिमम कॉन्फ़िगरेशंस तक जा सकते हो, उससे ऊपर नहीं जा सकते हो, राइट। तो आप क्या करते हो कि फिर आपको लगता है यार अब मैं क्या करूँ, मतलब अब तो कुछ वैसा है नहीं, राइट। बट जनरली मैंने देखा है काफ़ी लोगों को कि ये जो प्रॉब्लम जो मैंने अभी स्टेटमेंट बताया है, ठीक है, अभी जो मैंने प्रॉब्लम स्टेटमेंट बताया है, इस केस में क्या करते हैं लोग? बोलते हैं कि हाँ ठीक है, अगर इस तरीके से स्केल नहीं कर सकते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग माइक्रो सर्विसेज बिल्ड कर लेते हैं और इंडिपेंडेंट एक सर्विस बना करके उसको स्केल कर लेते हैं। बट ऐसा नहीं है, ये भी आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ये बहुत मिसकंसेप्शन है कि नहीं हम लोग कॉन्फ़िगरेशंस हमारी लिमिटेशंस है, हम वर्टिकल स्केल कर नहीं सकते हैं, जिसके चक्कर में हम डिफरेंट माइक्रो सर्विसेज हम लोग बिल्ड कर लेते हैं। नहीं, दिस इज़ द वेरी रॉन्ग आंसर, राइट। हम लोग कभी भी स्केलेबिलिटी पर्पस से कभी करते नहीं हैं। इन टर्म्स ऑफ ऐसा नहीं है कि हम इसको स्केल नहीं कर सकते, हम बिल्कुल इसको स्केल कर सकते अगर हम क्या करें कि यही सेम एक एप्लीकेशन की बदले 2 एप्लीकेशन बना दे, राइट। 2 इंस्टेंसेस हो गए हमारे, एंड देन एक सेकेंड रुक जाओ। अब ये इसके बदले हमने क्या किया, हमने 2 एप्लीकेशन बना दी, हमने 2 इंस्टेंसेस बना दिए, राइट, हमने 3 बना दिए। अब जो मेरा 20 QPS जो पर इंस्टेंस मेरा हैंडल कर रहा था, राइट, मेरा क्या कॉन्फ़िगरेशन था कि 20 QPS जो ट्रैफिक है मेरी, राइट, ट्रैफिक है मेरी, वो एक इंस्टेंस हैंडल कर पा रहा था। अब इसके बदले मान लो मेरे पास 60K रिक्वेस्ट आ गई, राइट, ट्रैफिक, तो मुझे कितने इंस्टेंसेस डालने पड़ेंगे? मुझे 3 इंस्टेंसेस मुझे डालने पड़ेंगे, राइट। 3 या फिर 4 इंस्टेंसेस मान लो, एक की हो सकता है इंक्रीज़ बहुत ज़्यादा और हो तो हमने एक्स्ट्रा एक बैकअप में हमने रख लिया, राइट। तो मेरा क्या हुआ कि हमने 4 इंस्टेंसेस ले लिए। तो ऐसा नहीं कि हम यहाँ पे स्केल नहीं कर पा रहे, हम यहाँ पे भी स्केल कर ले रहे हैं अगर मेरा ट्रैफिक बढ़ रहा है तो, राइट। और हमने क्या किया, इसके जगह पे हमने ये था हमारा यहाँ पे, और हमने यहाँ पे लोड बैलेंसर ऐड कर दिया, लोड बैलेंसर। हमने लोड बैलेंसर ऐड कर दिया। अब ये सारी जो रिक्वेस्ट होगी वो जो है जो जो ट्रैफिक जो आपके पास आ रही है वो डिस्ट्रीब्यूट कर देगी। 20K रिक्वेस्ट यहाँ पे भेज देगी, 20K रिक्वेस्ट दूसरे इंस्टेंस पे भेज देगी, राइट, एंड 20K रिक्वेस्ट जो है बाकी थर्ड इंस्टेंस पे भेज देगी। तो मेरा यहाँ पे क्या हो रहा है कि मेरा ट्रैफिक डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है और हम बहुत ईजिली स्केल कर पा रहे हैं, राइट। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे
कि जो लोड बैलेंसर है, आप कोई भी एल्गोरिदम लगा लो, राउंड एंड रॉबिन लगा लो कि मेरा पहला रिक्वेस्ट फर्स्ट इंस्टेंस पे जाएगा, मेरा सेकंड रिक्वेस्ट सेकंड इंस्टेंस पे जाएगा, मेरा थर्ड रिक्वेस्ट थर्ड नोड पे जाएगा। तो इस तरीके से हमारी ट्रैफिक तो डिस्ट्रीब्यूट हो ही रही है और हम मोनोलिथिक को भी हम स्केल कर पा रहे हैं। तो सिर्फ ये रीज़न नहीं होता है कि हम लोग स्केल करने के चक्कर में हम लोग जो है माइक्रो सर्विसेज पे शिफ्ट हो जाए, राइट। ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है, तो ये आप इस चीज़ का ध्यान रखना। आप इस चीज़ पे आंसर मत करना कि मेरे पास वर्टिकल स्केल में इश्यूज़ आने के वजह से जो है मैं माइक्रो सर्विसेज में मूव हो जाऊंगा। हम हॉरिजॉन्टली स्केल कर पा रहे हैं इसको। अगर आपको वर्टिकल स्केल और हॉरिजॉन्टल स्केल नहीं पता है तो आप जाके कोई भी यूट्यूब वीडियो पे आप चेक कर लो, आपको मिल जाएगा दोनों में डिफरेंस क्या होता है। तो हम हॉरिजॉन्टली स्केल कर पा रहे हैं इसको। बट बट देयर आर सम अदर लिमिटेशंस ऑल्सो, ठीक है। मान लो कि मेरा मान लो कि जो यूज़र ऑथ है, ठीक है, यूज़र ऑथ पे मुझे रिक्वेस्ट आ रही है, एक मिनट रुक जाओ, यूज़र ऑथ पे मेरी रिक्वेस्ट आ रही है 5K फॉर साइनअप्स, या फिर साइनअप्स के लिए, या फिर लॉगिन के लिए, या फिर जो भी हमारे जैसे प्रोफाइल चेक करने के लिए ये सारी चीज़ें आ रही है, राइट। एंड जो ऑर्डर के लिए जो रिक्वेस्ट है, मैं अभी क्लास की बात कर रहा हूँ, अभी सर्विस मैंने क्रिएट नहीं किया, मैं क्लास की बात कर रहा हूँ कि जो लॉगिन करने के लिए या साइनअप करने के लिए मेरे पास 5K QPS आ रही है। बट जो ऑर्डर्स हो रहे हैं, या फिर आप कह लो कि जो इन्वेंट्री मैनेजमेंट हो रही है या प्रोडक्ट सर्चेस हो रहे हैं, उसके लिए मेरे पास बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही है। उसके लिए मेरे पास मान लो कि ऑर्डर क्लास के लिए मेरे पास आ रही है 20K QPS, राइट, 20K QPS। तो क्या यहाँ पे अगर आप देख रहे होगे कि ऑर्डर क्लासेस 20 QPS हैंडल करने के लिए, ठीक है, मेरा मान लो यहाँ पे यहाँ पे 60 QPS, मान लो 60K QPS आ रहा है। ऑर्डर्स क्लास को QPS हैंडल करने के लिए हमने क्या किया, 3 डिफरेंट इंस्टेंसेस क्रिएट कर दिए। बट यहाँ पे प्रॉब्लम अगर आप देख रहे होगे कि 5K रिक्वेस्ट हैंडल करने के लिए यूज़र ऑथ के लिए हमें सेम रिसोर्सेज हम यूज़ कर रहे हैं जो हमने सेम रिसोर्सेज ऐड किया है ऑर्डर क्लास के लिए। मतलब मान लो कि मैंने यहाँ पे 4 इंस्टेंसेस बना लिए, किस के 16 GB और 4 कोर वाली मेमोरी, राइट। 16 GB मेमोरी एंड 4 कोर वाली CPU की मैंने 4 इंस्टेंसेस बना लिए टू हैंडल 60K QPS रिक्वेस्ट फॉर ऑर्डर सर्विस, राइट, फॉर ऑर्डर क्लासेस जो भी ऑर्डर्स क्रिएट हो रही है। बट इसके चक्कर में क्या हो रहा है कि यूज़र ऑथ सर्विस को भी हमें स्केल करना पड़ रहा है। बट हम क्यों करें वो चीज़? ऐसा भी तो हो सकता है कि हम उसको इंडिपेंडेंट स्केल कर सकते हैं। मतलब मैं नहीं चाहता हूँ कि यूज़र ऑथ को भी मैं 16 GB की 4 इंस्टेंसेस में दूँ उसको, बेफालतू में वो सारे रिसोर्सेज जो है वो ऑर्डर क्लास के यूज़ होंगे, राइट। तो ये चीज़ मैं नहीं चाहता हूँ बिल्कुल भी। इसके लिए मैं क्या करूँगा, अब यहीं पे माइक्रो सर्विसेज का ये आता है कि यार क्यों, मतलब माइक्रो सर्विस क्यों, क्योंकि मैंने आपको बताया 60 QPS हैंडल करने के लिए हमने 4 इंस्टेंसेस बना लिए। बट उसके वजह से यूज़र ऑथ को भी हमें स्केल करना पड़ गया, उसके लिए भी 4 इंस्टेंसेस बन गए। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, रिसोर्स हॉगिंग हो रहा है। यहाँ पे बेफालतू में रिसोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं यूज़र ऑथ को, क्योंकि जब मेरा एक इंस्टेंस से चल जाएगा तो मेरा ऑर्डर क्लास हैंडल करने के लिए मैं यूज़र ऑथ क्लास हैंडल करने के लिए मैं क्यों 4 इंस्टेंसेस प्रोवाइड करूँ। तो यहीं पे मेरा एक आता है कि मुझे यहाँ पे माइक्रो सर्विसेज की ज़रूरत है, क्योंकि मेरा ट्रैफिक ग्रो हो रहा है, राइट। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इंस्टेड मैं ये 4 इंस्टेंसेस को ये करने से, मैं 4 इंस्टेंसेस बनाने से बेफालतू में जो मेरी रिसोर्स जो वेस्टेज हो रही है, मैं क्या करूँगा कि मैं इसको इंडिपेंडेंट स्केल करूँगा मैं, और इसको भी इंडिपेंडेंट स्केल करूँगा मैं। क्यों? क्योंकि इसकी ट्रैफिक अलग है और इसकी ट्रैफिक अलग है, राइट। तो इस वजह से यहाँ पे हमें माइक्रो सर्विसेज हमें यूज़ करना पड़ता है, राइट। तो पहला पॉइंट हो गया क्या, चलो पॉइंट लिखते भी जाते हैं हम लोग कि किस लिए हम लोग स्केल कर रहे हैं, राइट। हमारा इंडिपेंडेंट स्केलिंग हमें मिल रही है, इंडिपेंडेंट स्केलिंग इफ़ ऑर्डर सर्विस has higher request than
ऑथ सर्विस, राइट। तो हमें ऑथ सर्विस को हमें स्केल नहीं करना पड़ रहा है, हमें सिर्फ ऑर्डर सर्विस को स्केल करना पड़ेगा। तो हमें यहाँ पे माइक्रो सर्विसेज की ज़रूरत है, नीड माइक्रो सर्विसेज, राइट। ये मेरा पहला पॉइंट है कि हमें क्यों चाहिए। उसके बाद आते हैं, इसको साइड कर देते हैं, ये मेरा पॉइंट हो गया। अब आते हैं कि अब ये जो प्रॉब्लम है ये हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं थ्रू माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर। कैसे, ये भी देख लेते हैं हम लोग। माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर में क्या होता है कि हमने क्या किया कि मोनोलॉजिक मैंने आपको बता दिया कि एक एप्लीकेशन सर्वर है, उसी में सारे क्लासेस लिखे हुए हैं, उसी में सारे कोड्स लिखे हुए हैं और उसी को हम बार बार स्केल कर रहे हैं, राइट। माइक्रो सर्विस में क्या होता है कि हम लोग प्रोडक्ट जो क्लास है उसकी एक अलग से एक एप्लीकेशन सर्वर एक एप्लीकेशन इंस्टेंस बनाएंगे। मतलब उसका कोड इंडिपेंडेंट वर्क करेगा। मतलब जो उसका जो वो किसी पर्टिकुलर लोकल होस्ट पे या किसी पर्टिकुलर पोर्ट पे वर्क करेगा, राइट। उसकी जो कोड्स होंगे वो इंडिपेंडेंट होंगे सारे के सारे। जो यूज़र ऑथ है सेम एज इट इज़, वो अलग एक डिफरेंट सर्विस होगी। ऑथ पेमेंट की सर्विस बहुत डिफरेंट होगी, राइट। तो इससे क्या हो रहा है कि हमने मैंने यहाँ पे मान लो कोई भी यूज़र रिक्वेस्ट आती है, हमारा API गेटवे, ठीक है, वो आइडेंटिफाई करेगा कि यार ये जो रिक्वेस्ट है ये रिक्वेस्ट को कहाँ जाना चाहिए। क्या ये रिक्वेस्ट यूज़र ऑथ के लिए है, क्या ये रिक्वेस्ट प्रोडक्ट सर्विस के लिए है, या क्या ये रिक्वेस्ट ऑर्डर सर्विस के लिए है, राइट। तो वो आइडेंटिफाई करके वो रिक्वेस्ट जो है अकॉर्डिंगली, वो जो ट्रैफिक आ रही है वो अकॉर्डिंगली उस सर्विस पे राउट कर देगी, राइट। तो मान लो लेट्स सपोज करो कि मेरी यूज़र ऑथ की रिक्वेस्ट आ रही है, यूज़र ऑथ में मेरी रिक्वेस्ट चली गई, प्रोडक्ट की आ रही है, प्रोडक्ट में चली गई। खैर API गेटवे का और भी बहुत डिफरेंट यूसेज है। अगर आपको इस पर डिफरेंट वीडियो चाहिए तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना कि आपको डिफरेंट वीडियो चाहिए, तो मैं इसके लिए भी अलग से बनाऊंगा। क्योंकि लोड बैलेंसर का अलग काम है, API गेटवे का अलग काम है, उसमें भी बहुत सारे कन्फ्यूजन्स हैं। तो मैंने जैसे यहाँ पे बताया, ठीक है, बैक टू द टॉपिक, जैसे मैंने यहाँ पे बताया कि क्योंकि यहाँ पे हम डिफरेंट माइक्रो सर्विसेज बना रहे हैं। मतलब प्रोडक्ट की हमने अलग एक सर्विस बना ली, ऑर्डर की हमने एक अलग सर्विस बना ली। अब जब भी मान लो मेरा यूज़र ऑथ एक इंस्टेंस है, ये यूज़र ऑथ की कितनी इंस्टेंस है, यूज़र ऑथ इंस्टेंस है 1, ठीक है, और ऑर्डर सर्विस की इंस्टेंस है 1, राइट। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि मान लो क्योंकि मेरा 5 QPS रिक्वेस्ट है, यहाँ पे 5 QPS रिक्वेस्ट है 5K, और मेरे पास यहाँ पे 40K QPS रिक्वेस्ट है। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे क्योंकि मेरा ऑर्डर सर्विस 40K QPS को हैंडल नहीं कर पाएगा, इस वजह से मैंने क्या किया, यहाँ पे इस ऑर्डर सर्विस को मैंने एक इंस्टेंस देने के बदले मैंने 4 इंस्टेंसेस दे दिए। अब यहाँ पे देख रहे हो कि सिर्फ यूज़र ऑथ की एक ही इंस्टेंस है, राइट। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, और मान लो n नंबर ऑफ मैंने डाल दिया, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा क्या हो रहा है कि मैं यहाँ पे ऑर्डर सर्विस को मैं इंडिपेंडेंटली मैं स्केल कर पा रहा हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि इंडिपेंडेंट स्केलिंग हमें मिल रहा है कि अगर ऑर्डर सर्विस पे मोर देन किसी और डिफरेंट सर्विसेज से ज़्यादा रिक्वेस्ट आती है तो मेरा यूज़र ऑथ को मुझे स्केल करने की ज़रूरत है ही नहीं, मेरा 1 इंस्टेंस पे 5 QPS चल जा रहा है, राइट। और ऑर्डर सर्विस पे जो है मेरा, मुझे सिर्फ 4 इंस्टेंसेस मुझे ऐड करने हैं, उसमें मेरा ये जो 40 QPS है, ये सारा का सारा रिसोर्सेज जो मैंने ऐड किया है इंस्टेंसेस के अंदर, वो सिर्फ मेरा ऑर्डर सर्विस ही यूज़ कर रहा है और कोई सर्विस उस रिसोर्सेज को यूज़ नहीं कर पा रहा है। तो आप यहाँ पे देख रहे होगे कि यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ कि इंडिपेंडेंट स्केल कर रहा हूँ मैं, राइट। अगर मुझे लगता है कि एनालिटिक्स में बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही है तो मैंने इसको अलग तरीके से स्केल कर दिया। मुझे लग रहा है कि नहीं, पेमेंट में बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही है तो मैंने पेमेंट सर्विसेज के इंस्टेंसेस बढ़ा दिए। या फिर मुझे लग रहा है कि मैंने इसको तो ऑर्डर सर्विस को तो मैंने बढ़ा दिया, अब एक काम करता हूँ मैं कि रिक्वेस्ट मेरे पास कम आ रही है तो मैं इसको इंक्रीज डिक्रीज भी कर सकता हूँ, मुझे बाकी सर्विसेज को टच करने की ज़रूरत नहीं है, राइट। तो अब मैं ये भी बोल सकता हूँ कि बाकी सर्विसेज को टच करने की ज़रूरत है, मतलब कि मुझे आइसोलेशन भी मुझे मिल रहा है।
राइट. आइसोलेशन इन टर्म्स ऑफ कि आइसोलेशन टू इंडिपेंडेंट सर्विसेज. आइसोलेशन इन टर्म्स ऑफ कि मुझे बाकी सर्विसेज को कुछ करने की ज़रूरत नहीं है. मुझे अपना जो मेरे ऑफिस में जो रिसोर्सेज हैं मेरे पास, जो डेवलपर्स हैं, उनको कहीं और दिमाग लगाना ही नहीं है. उनको सिर्फ ऑर्डर सर्विस पे ही उनको बस स्केल करना है और ऑर्डर सर्विस को ही हम इजीली तरीके से मैनेज कर सकते हैं. तो आप यहाँ पे समझ गए कि स्केलिंग का ऑप्शन यहाँ पे मिल जाता है, राइट. अब यहाँ पे इसके अलावा सिर्फ यही प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है, ठीक है, और भी प्रॉब्लम्स आते हैं. मैं आपको बताता हूँ और क्या प्रॉब्लम्स आते हैं. मोनोलॉथिक में मान लो, फिर से बैक टू मोनोलॉथिक आते हैं. मान लो कि मेरा प्रोडक्ट क्लास है, यहाँ पे ऑथ क्लास है, ठीक है, यहाँ पे मेरा एनालिटिक्स है. मान लो मुझे एक और रिकमेंडेशन क्लास चाहिए मुझे, राइट. बट रिकमेंडेशन का प्रॉब्लम ये है कि मान लो कि मैंने ये सारा का सारा कोड मैंने मान लो कि नोड जीएस पे मैंने लिखा है, राइट, या फिर मान लो मैंने जावा में लिखा हुआ है, राइट. तो रिकमेंडेशन, यार मुझे लगता है कि रिकमेंडेशंस के लिए मुझे बहुत सारी लाइब्रेरी की यूसेज है जो मेरा पाइथन फुलफिल कर सकता है, राइट. और पाइथन ही इस रिकमेंडेशन इंजन को प्रॉपरली बना सकता है. तो क्या मैं यहाँ पे डिफरेंट मोनोलॉथिक जो मेरी एक एप्लीकेशन सर्विस है उसके अंदर क्या मैं डिफरेंट लैंग्वेजेस में यूज़ कर सकता हूँ? मैं नहीं यूज़ कर सकता हूँ. अगर मैंने नोड जेएस या जावा मैंने अगर ये एप्लीकेशन बनाया है तो मुझे वो जावा में ही मुझे बनाना पड़ेगा पूरा का पूरा. मैं रिकमेंडेशन ऐसा नहीं कर सकता हूँ. मैं रिकमेंडेशन को मैं पाइथन में कन्वर्ट कर दूँ या पेमेंट क्लास को मैं अलग लैंग्वेज में लिख दूँ, क्योंकि मुझे पता है रिकमेंडेशन पाइथन बहुत ईजिली तरीके से उस सारे रिक्वेस्ट को हैंडल कर लेगा. उसमें मुझे बहुत सारे लाइब्रेरीज सपोर्ट भी है कि मैं उस रिकमेंडेशन इंजन को बहुत प्रॉपरली बना पाऊँ मैं, राइट. तो इस वजह से मुझे ये जो प्रॉब्लम है कि मैं कोई डिफरेंट लैंग्वेज यूज़ नहीं कर सकता हूँ, राइट. इसका लिमिटेशंस मुझे यहाँ पे मिलता है मोनोलिथिक आर्किटेक्चर में. बट लेकिन सिंस क्योंकि ये सारे लेकिन जब माइक्रो सर्विसेज की बात करें तो यहाँ पे डिफरेंट सर्विसेज क्योंकि इंडिपेंडेंट मैं स्केल कर पा रहा हूँ और ये इंडिपेंडेंट तरीके से लिखे हुए हैं इसके सारे कोड, तो मैं ये कर सकता हूँ कि मैं रिकमेंडेशन इंजन को मैं पाइथन में भी लिख सकता हूँ मैं, राइट. मैं इसको बड़ा कर देता हूँ. मैं रिकमेंडेशन को पाइथन में भी लिख सकता हूँ मैं. क्योंकि ये सारे इंडिपेंडेंट सर्विसेज हैं, राइट. तो मैं ये बोल सकता हूँ क्या कि मुझे जो मुझे टेक्नोलॉजी फ्रीडम मिला हुआ है कि टेक्नोलॉजी फ्रीडम है कि मैं डिफरेंट लैंग्वेजेस यूज़ कर सकता हूँ. राइट. तो ये भी मुझे फ्रीडम मिल जाता है कि मैं हर एक सर्विस को इंडिपेंडेंटली मैं डिफरेंट लैंग्वेजेस में लिख सकता हूँ डिपेंडिंग अपॉन कि मेरी रिक्वायरमेंट्स क्या है. अगर मान लो कि मैंने सब कुछ पीएचपी में लिखा हुआ, मैं चाहता हूँ कि यार मुझे वहाँ पे कॉन्करेंसी मुझे नहीं मिल रही है, मुझे मल्टी थ्रेडिंग की ज़रूरत है, तो मैंने क्या कर दिया कि प्रोडक्ट सर्विस को मैंने जावा में लिख दिया कि मुझे मल्टी थ्रेडिंग मुझे मिल जाएगा. रिकमेंडेशन को मैंने पाइथन में लिख दिया क्योंकि वहाँ पे अच्छे लाइब्रेरीज की सपोर्ट है, राइट. मैंने पेमेंट सर्विस को मैंने नोड जेएस में लिख दिया क्योंकि वहाँ पे एपीएस कॉल्स बहुत ज़्यादा है, तो मुझे कॉन्करेंसी मुझे वहाँ पे मिल जाएगी, राइट. तो मुझे यहाँ पे टेक्नोलॉजी फ्रीडम मुझे मिल रहा है, राइट. तो ये जो है माइक्रो सर्विसेज बेनिफिट्स हैं, राइट, बेनिफिट्स. और आप कह लो इसको ट्रेड ऑफ भी बोल सकते हो. आइडियली आप ट्रेड ऑफ ही बोलोगे इंटरव्यूज़ में, राइट. तो ये बेनिफिट्स हैं. अब आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि एक मिनट, हाँ, आपको समझ में आ गया कि रिकमेंडेशन इंजन को मैं डिफरेंट लैंग्वेजेस में लिख सकता हूँ सब सारे के सारे मुझे, क्योंकि मुझे टेक्नोलॉजी का फ्रीडम है इसलिए, राइट. बट ये तो मैं बता रहा हूँ माइक्रो सर्विसेज के बेनिफिट्स बता रहा हूँ मैं. क्या मुझे इसके अलावा क्यों, तो फिर आप बोलोगे कि यार फिर मतलब सब कुछ अगर माइक्रो सर्विसेज ही सारे बेनिफिट्स है तो फिर मुझे मोनोलॉथिक फिर मैं क्यों बिल्ड करूँ, राइट. तो यार मोनोलॉथिक का देखो, मोनोलॉथिक में सबसे अच्छी चीज़ ये है कि इसके अंदर, चलो मैं लिखना शुरू करता हूँ यहाँ पे, जिसको मैं नीचे कर देता हूँ. एक मिनट,
इसको यहाँ पे मोनोलिथिक ट्रेड ऑफ्स, राइट। अच्छा, मोनोलिथिक ट्रेड ऑफ्स क्या है कि आपका प्रोज भी लिख लेते हैं, इस टाइप से लिख लेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा, एंड कॉन्स भी लिख लेते हैं हम लोग। ठीक है, कॉन्स में क्या है कि इंडिपेंडेंट स्केल नॉट पॉसिबल, नो टेक्नोलॉजी फ्रीडम, राइट। इसके अलावा हमारे पास जो प्रोज हैं, मुझे ये मिल जाता है कि यार मुझे, क्योंकि देखो डिफरेंट डिफरेंट सर्विसेज में बना रहा हूँ मैं, राइट। तो इसके लिए मुझे क्या हो रहा है कि मुझे एक इंस्टेंस इसके लिए बनाना पड़ रहा है, एक इंस्टेंस इसके लिए बनाना पड़ रहा है, एक इंस्टेंस इसके लिए बनाना पड़ रहा है, राइट। तो मुझे क्या कर, यहाँ पे क्या मुझे आ रही है, मुझे कॉस्ट आ रही है इंफ्रा साइड से, मुझे हर एक सर्विसेज की मुझे कॉस्ट आ रही है, क्योंकि मेरा यहाँ पे अगर मान लो अगर मेरा रिक्वेस्ट कम था, राइट, तो मुझे यहाँ पे माइक्रो सर्विस की ज़रूरत थी ही नहीं यहाँ पे, राइट। मेरा सिर्फ एक एप्लीकेशन या एक इंस्टेंस या दो इंस्टेंस से मेरा काम चल जा रहा था। बट जब भी मैं यहाँ पे आऊँगा माइक्रो सर्विसेज में, तो मुझे हर एक सर्विस का मुझे कॉस्ट देना पड़ेगा, हर एक इंस्टेंस का कॉस्ट देना पड़ेगा, राइट। तो मोनोलिथिक में क्या होता है कि कॉस्ट इज़ लेस, कॉस्ट बहुत कम हो जाती है, आप समझ गए ना, क्योंकि मुझे यहाँ पे मल्टीपल इंस्टेंसेस की ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि मेरा अगर रिक्वेस्ट कम है तो मुझे एक्स्ट्रा इंस्टेंस की मुझे ज़रूरत पड़ेगी। बट अगर मेरा रिक्वेस्ट कम हो या ज़्यादा हो, तभी भी मुझे यहाँ पे प्रोडक्ट सर्विस का एक इंस्टेंस देना पड़ेगा, एनालिटिक्स सर्विस का एक इंस्टेंस देना पड़ेगा, तो मेरा कॉस्ट हायर हो जाता है, राइट। तो प्रोज भी यहाँ पे कॉन्स भी यहाँ पे लिख लेते हैं हम। कॉस्ट इंफ्रा साइड इज हाई, राइट। इसके अलावा और बात करते हैं हम लोग और बेनिफिट्स की। मोनोलिथिक में देखो, अगर कोई आप स्टार्टअप बिल्ड कर रहे हो, इट्स बेस्ट टू हैव मोनोलिथिक आर्किटेक्चर। बट अगर आपको स्केल करने की ज़रूरत पड़ रही है, अगर आपके पास बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रहे हैं, आपकी टीम बड़ी हो रही है, आप चाहते हो कि आप सारी चीज़ों को आप इंडिपेंडेंट स्केल करो, मेंटेन करो उसको, देन उस केस में माइक्रो सर्विसेज की आपको ज़रूरत पड़ेगी। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि यार प्रोज जो है इसका बेस्ट फॉर स्टार्टअप, बेस्ट फॉर स्टार्टअप, राइट। क्यों? क्योंकि लेस मेंटेनेबिलिटी का मतलब क्या है कि क्योंकि आपके पास एक ही एप्लीकेशन सर्वर है, राइट। आपके सारे कोड एक ही जगह पे हैं, तो आपको मैनेज करना, आपको कुछ भी चेंजेस करना है तो आपको बहुत ईजिली चेंजेस हो जाएगा, राइट। आपको ज़्यादा मैनेज, अगर मान लो कि मेरा कहीं पे मान लो प्रोडक्ट्स क्लास में अगर बग आता है, राइट, तो अगर यहाँ पे बग आ गया तो मैं बहुत इजीली सॉल्व कर सकता हूँ मैं, क्योंकि मैं जाऊँगा सीधा कोई भी डेटाडॉग या फिर मैं कोई भी क्लाउड वॉच में चेक कर लूँगा कि क्या लॉग आ रहा है, और मैं यहाँ पे बहुत इजीली तरीके से उस बग को फाइंड करके मैं सॉल्व कर सकता हूँ। बट यहाँ पे मैं नहीं कर सकता हूँ माइक्रो सर्विस के अंदर। क्यों नहीं कर सकता हूँ मैं? क्योंकि मान लो प्रोडक्ट सर्विस जो है कम्युनिकेट कर रहा है यूज़र ऑथ सर्विस से, और प्रोडक्ट सर्विस कम्युनिकेट कर रहा है पेमेंट सर्विस से, राइट। या फिर एक दूसरे से ये जब कम्युनिकेट करेंगे, राइट, तो उसमें क्या होगा कि लॉग्स हर डिफरेंट जगह पे क्रिएट होगा, और आपको सारे के सारे सर्विसेज में जाकर के चेक करना पड़ेगा कि कहाँ पे लॉग्स क्रिएट हुए हैं, क्या प्रॉब्लम्स हुई है। तो बग फाइंड करने का जो प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाता है माइक्रो सर्विसेज में, बट ये चीज़ बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है मोनोलिथिक आर्किटेक्चर में, राइट। तो इस वजह से हम जो मोनोलिथिक आर्किटेक्चर है इसमें लेस मेंटेनेबिलिटी आ जाती है। इसके साथ साथ हमारे पास आ जाता है कि बग फाइंडिंग और फिक्सिंग इज़ ईजी, राइट। यहाँ पे कॉन्स में आ जाता है आपका बग फाइंडिंग एंड कॉस्ट, बग फाइंडिंग एंड फिक्सिंग इज़ वेरी हार्ड, राइट। ये चीज़ हो गया। इसके अलावा आपको यहाँ पे मोनोलिथिक आर्किटेक्चर में आपको एसिड की प्रॉपर्टीज़ मिल जाती है यहाँ पे, ठीक है। मान लो इसको नीचे करते हैं,
मोनोलिथिक आर्किटेक्चर में क्या होता है, आपने एक क्या किया कि आपने एक ट्रांजेक्शन स्टार्ट मान लो कि आपको यूज़र ने यूज़र ने प्रोडक्ट चेक किया, राइट, उसने ऑर्डर करने की कोशिश की, आपने एक ऑर्डर रो क्रिएट किया, राइट, उसका स्टेटस मार्क किया पेंडिंग, राइट, उसके बाद फिर आप आप पेमेंट के अंदर गए, पेमेंट फंक्शन कॉल किया, राइट, उसके बाद फिर आपने पेमेंट फंक्शन सक्सेसफुल होने के बाद आपने फिर ऑर्डर सर्विस पे आए, राइट, ऑर्डर पे आए एंड ऑर्डर टेबल में आए आप, राइट, उसके बाद फिर आपने स्टेटस उसका सक्सेस मार्क कर दिया, राइट। तो ये जो फ्लो मैं आपको बताया हूँ मैं, राइट, ये बहुत इजी तरीके से कर सकते हो और इसमें आपको ट्रांजैक्शन की ज़रूरत पड़ेगी। क्यों ट्रांजैक्शन की ज़रूरत पड़ेगी? इसलिए ट्रांजैक्शन की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि आपको पता है कि अगर मेरा यूज़र आया और प्रोडक्ट के अंदर उसने कोई प्रोडक्ट सेलेक्ट किया, हमने चेक किया कि वो प्रोडक्ट एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, हमने एक क्वेरी मारी डेटाबेस के अंदर, फिर हमने एक रो क्रिएट किया ऑर्डर के अंदर कि भाई ठीक है इसका एक काम करते हैं, या फिर प्रोडक्ट के अंदर हमने चेक किया कि क्वांटिटी अवेलेबल है कि नहीं है, राइट। उसके बाद हम ऑर्डर रो क्रिएट करेंगे, राइट, टेबल डेटाबेस के अंदर, फिर हम उसका स्टेटस पेंडिंग मार्क करेंगे, फिर पेमेंट फंक्शन में जाएंगे, पेमेंट फंक्शन को कॉल करेंगे, फिर इसके बाद अगर पेमेंट फंक्शन अगर हमें सक्सेसफुल दे देता है तो फिर ऑर्डर टेबल में हम लोग स्टेटस सक्सेस मार्क कर देंगे। तो इसमें क्या हो रहा है कि अगर मान लो बीच में कहीं पे भी फेल हो गया, राइट, तो ऐसा ना हो कि ऑर्डर हमेशा पेंडिंग की पेंडिंग रह जाए, राइट। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ट्रांजेक्शन्स यूज़ करते हैं इसके लिए, एसिड प्रॉपर्टीज़ यूज़ करते हैं। ट्रांजैक्शन कैसे यूज़ करते हैं कि एक हमने ट्रांजैक्शन स्टार्ट किया यहाँ पे, राइट, अगर आपने कोड किया तो आपको पता है कि यहाँ पे ट्रांजैक्शन स्टार्ट करते हैं, प्रोडक्ट फेच करते हैं, राइट, फिर इसके बाद हम लोग ऑर्डर क्रिएट करते हैं, राइट, फिर इसके बाद पेमेंट कॉल करते हैं, राइट, फिर इसके बाद हम लोग ऑर्डर सक्सेस मार्क करते हैं, राइट। तो यहाँ पे देख रहे हो आप, यहाँ पे सारी चीज़ें राइट रिक्वेस्ट जा रही है यहाँ पे, राइट, उसके बाद फिर हम लोग रिस्पॉन्स सेंड कर देते हैं। तो और उसके बाद फिर हम लोग ट्रांजैक्शन सक्सेस मार्क कर देते हैं। और अगर फेल होता है, मान लो यहाँ पे मेरा यहाँ पे ट्राई हो रहा है यहाँ पे, राइट, और कैच में हम लोग डाल देते हैं कि एक सेकंड रुको, कैच में हमने मार्क कर दिया ट्रांजैक्शन फेल। तो मेरा यहाँ पे क्या है कि अगर मेरा कुछ भी अगर एरर अगर यहाँ पे आ गया, राइट, तो मेरा ये सब कुछ रिवर्स हो जाएगा, मेरा ऑर्डर डिलीट हो जाएगा, मेरा पेमेंट हट जाएगा, मेरा ऑर्डर क्रिएट जो मैंने किया था वो हट जाएगा, और प्रोडक्ट फैचिंग मेरी हट जाएगी। तो मुझे यहाँ पे ट्रांजैक्शंस मिल रहा है, मतलब यहाँ पे मुझे एसिड प्रॉपर्टीज़ मिल रही है मोनोलिथिक आर्किटेक्चर में। बट ये चीज़ आप कैसे अचीव करोगे इसके अंदर, ये तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये तो सारा का सारा इंडिपेंडेंट स्किल है, सब अलग अलग पोर्ट पे वर्क कर रहे हैं, राइट। तो आपको क्या करना पड़ेगा कि मान लो अब ये हो जाता है आपका, ये तो आपने कर दिया मोनोलिथिक में, लेकिन जब माइक्रो सर्विसेज की बारी आती है, ठीक है, माइक्रो सर्विसेज की बारी जब आती है तो आप कैसे करते हो, आप एक आप आपके पास एक ऑर्डर आया मान लो, ठीक है, ऑर्डर रिक्वेस्टिंग ऑर्डर सर्विस, राइट। ऑर्डर सर्विस क्या करेगा, रिक्वेस्ट भेजेगा प्रोडक्ट सर्विस को, राइट। एक डायग्राम ही बना देता हूँ मैं, सो दैट यूल गेट टू नो कि ऑर्डर सर्विस, प्रोडक्ट सर्विस, उसके बाद आपका
चलो इसको हटा देते हैं। उसके बाद पेमेंट सर्विस, ठीक है। ऑर्डर सर्विस के पास रिक्वेस्ट आई इसकी, ऑर्डर सर्विस के पास रिक्वेस्ट आई। ऑर्डर सर्विस ने बोला कि यार ठीक है, मतलब मुझे नहीं पता है कि भाई प्रोडक्ट की क्वांटिटी अवेलेबल है भी या नहीं, राइट। तो ऑर्डर सर्विस ने क्या किया, ऑर्डर सर्विस ने एक रिक्वेस्ट मारी प्रोडक्ट सर्विस को, ठीक है। और ये जो कम्युनिकेशन हो रहा है ये इंटरनल फंक्शन से कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है, ये आपका हो रहा है जो कम्युनिकेशन है माइक्रो सर्विस का, जो माइक्रो सर्विस के जो कम्युनिकेशन होते हैं, राइट, वो होते हैं या तो HTTP कॉल से, राइट, या तो फिर आपके gRPC से, राइट, या तो फिर आपका मैसेज क्यू से, मैसेज क्यू काफका मान लो, या फिर रैबिट MQ मान लो, राइट। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि जो मेरा कम्युनिकेशन हो रहा है, मान लो कि मैं HTTP से कॉल कर रहा हूँ मैं प्रोडक्ट सर्विस को, ठीक है। अब मैंने बोला ठीक है, चलो प्रोडक्ट सर्विस ने रिस्पांस दे दिया, प्रोडक्ट सर्विस ने बोला ठीक है भाई मेरे पास क्वांटिटी अवेलेबल है, ठीक है। तो ऑर्डर सर्विस ने क्या किया, ऑर्डर सर्विस ने फिर अपना एक ऑर्डर क्रिएट किया अपने ऑर्डर टेबल में, राइट। अब ऑर्डर टेबल में जब क्रिएट हो गया, फिर ऑर्डर ने बोला कि भाई ठीक है ऑर्डर तो मैंने क्रिएट कर दिया, अब एक काम करो पेमेंट करके आओ, ठीक है। और समहाउ ये जो पेमेंट सर्विस है ये सही से फंक्शनली प्रॉपरली फंक्शनल नहीं था, या बग था, ये सही से वर्क नहीं कर पाया, ठीक है। और इसने 500 या कुछ वैसा मैसेज भेज दिया उसने। अब आप इसको रोल बैक कैसे करोगे जो आपने ऑर्डर क्रिएट किया था, ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता है इस माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर में। आप रोल बैक नहीं कर सकते हो, राइट। उसके लिए आपको ये जो रोल बैक करना है, आपको ये जो पेमेंट सर्विस ने जो आपको 500 भेजा है यहाँ पे, राइट, ये आपको 500 भेजा है यहाँ पे, इसने तो 500 आपको भेज दिया। अब 500 भेजने के बाद क्योंकि ऑर्डर सर्विस को पता नहीं है कि भाई मैं क्या करूँ, मतलब वो क्या करेगा, उसको कुछ नहीं पता है, तो ऑर्डर सर्विस ने क्या किया भाई रिस्पांस भेज दिया, उसको तो पता ही नहीं है कुछ भी, क्योंकि इसके पास भी 500 आएगा, ये भी 500 भेज देगा यूज़र को, बट ऑर्डर तो वहाँ पे क्रिएट हो गया ऑलरेडी। तो ये प्रॉब्लम आती है माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर में। बट ये जो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम तब भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं यूजिंग सागा पैटर्न, क्योंकि जो इंटरनल माइक्रो सर्विस की जो कम्युनिकेशंस होती है, ये हम लोग किसी और वीडियो में बात करेंगे कि कम्युनिकेशन जो होती है वो किस तरीके से होती है डिफरेंट माइक्रो सर्विसेज के, उसके अंदर हमें पढ़ना पड़ेगा माइक्रो सर्विसेज का डिज़ाइन पैटर्न, राइट। तो माइक्रो सर्विसेज का डिज़ाइन पैटर्न, ये जो प्रॉब्लम हो रहा है माइक्रो सर्विसेज डिज़ाइन पैटर्न पढ़ना पड़ेगा, राइट। और ये जो आपका जो इंटरनली जो ये जो कमिट नहीं कर पा रहे, जो ट्रांजैक्शन जो प्रॉपर्टीज़ हमें नहीं मिल पा रही है माइक्रो सर्विसेज में, इसका प्रॉब्लम हम सॉल्व कर सकते हैं हम लोग सागा पैटर्न से, बाय यूजिंग ऑर्केस्ट्रेशन या फिर आपका कोरियोग्राफी से, ठीक है। ये हम सॉल्व कर सकते हैं इसके थ्रू। बट प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि इसके साथ प्रॉब्लम है कि कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है, राइट। तो ये हमें समझ में आ गया कि माइक्रो सर्विसेज में एसिड प्रॉपर्टीज़ हमें नहीं मिलती। तो क्या हम बोल सकते हैं कि मोनोलिथिक आर्किटेक्चर में जो है हमें एसिड प्रॉपर्टीज़ मिलती है? ईजी ट्रांजैक्शंस रोल बैक, बट कॉन्स क्या है हमारा यहाँ पे, नॉट इजी ट्रांजैक्शन कमिट और रोल बैक, ठीक है। ये रोल बैक नहीं कर सकते हैं, बट कैन बी सॉल्व वाया सागा पैटर्न, ठीक है। बट कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पे बढ़ रही है हमारे पास, ठीक है। ऐसा नहीं कि पॉसिबल नहीं है, लेकिन नॉट इजी ट्रांजैक्शन कमिट और रोल बैक, बट हमें यहाँ पे बहुत ईजिली हमें मिल जाता है इन दोनों केस में, ठीक है। तो ये चीज़ है। उसके बाद ये आपको समझ में आ गया कि क्या प्रॉब्लम है, इसको हटा देते हैं।
तो ये हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है। इसके बाद चलते हैं कि और क्या क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं हम लोग इससे। इसके बाद आता है हमारा फॉल्ट टॉलरेंस। फॉल्ट टॉलरेंस में क्या होता है कि मान लो कि मैंने यहाँ पे मोनोलिथिक आर्किटेक्चर में या फिर मोनोलिथिक सर्विसेज में हमने क्या किया कि हमने कोई प्रोडक्ट क्लास के अंदर हमने कुछ चेंजेस किया, और वो मान लो फॉर सम रीज़न उसके अंदर बग था, राइट। क्योंकि बग ऐसा नहीं है कि हम लोग ज़ीरो बग डिप्लॉयमेंट कभी भी किसी भी कंपनी में होता है, बग्स जाते हैं, राइट। और वो बग के कारण अगर हमने बग भेज दिया तो यहाँ पे क्या होगा, पूरा का पूरा सिस्टम बैठ जाएगा, राइट। सिस्टम बैठने का मतलब है कि यहाँ पे हम लोग को सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर देखने को मिलेगा, मतलब कोई कुछ भी वर्क नहीं करेगा। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे कि हमारे पास सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर है, राइट, क्योंकि पूरी इंस्टेंस बैठ जाएगी, ठीक है। अब मान लो कि इंस्टेंस अगर नहीं भी बैठती, क्योंकि मेरे पास कुछ और चल रहे हैं, मान लो मेरा यूज़र ऑथ सही से चल रहा है, बट प्रोडक्ट क्लासेस में कुछ जो रिलायबिलिटी का जो इशू था वो रिलायबिलिटी नहीं है, बट उसके साथ साथ मेरा क्या होगा, अगर मान लो मेरा बाकी सारी चीज़ें चलती तो उसके साथ साथ क्या होगा कि जो फॉल्ट टॉलरेंस का जो ब्लास्ट रेडियस है वो बहुत ज़्यादा है। अगर किसी एक चीज़ में भी प्रॉब्लम आया तो बहुत जगह इश्यूज क्रिएट कर सकता है वो, राइट, क्योंकि यहाँ पे हमारा सारा चीज़ एक दूसरे से जुड़ा हुआ, अगर एक चीज़ भी अगर आया तो हमारा बहुत का सारा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, राइट। हमारा सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर हो सकता है कि पूरा सिस्टम ही बैठ जाए, कुछ भी रिस्पॉन्स ना दे, ये सारी चीज़ें हो सकती है। बट क्या ये प्रॉब्लम इसके अंदर हो सकता है? नहीं, ये प्रॉब्लम इसके अंदर नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि अगर मान लो मेरा प्रोडक्ट सर्विस में या ऑर्डर सर्विस में कुछ प्रॉब्लम आया भी, तो जो रिक्वेस्ट ऑर्डर सर्विस के पास आ रही है, राइट, क्योंकि ये मेरा इंडिपेंडेंट है, जो रिक्वेस्ट ऑर्डर सर्विस के पास आ रही है वो सिर्फ और सिर्फ वो 500 भेजेगा। बट जो यूज़र ऑथ सर्विस है ये तो मेरी चल रही है, राइट। तो क्या मेरा जो फॉल्ट टॉलरेंस का जो ब्लास्ट रेडियस है कितना बड़ा है? वो ज़्यादा बड़ा नहीं है, राइट। वो सिर्फ ऑर्डर सर्विस तक ही लिमिटेड है, राइट। वो यूज़र ऑथ तक वो लिमिटेड नहीं है। बट मान लो प्रोडक्ट सर्विस में इशू आ जाता है, राइट, तो ऑर्डर सर्विस में भी इशू आ सकता है। क्यों? क्योंकि ऑर्डर सर्विस मेरा डिपेंडेंट है प्रोडक्ट सर्विस के ऊपर। तो मेरा ब्लास्ट रेडियस जो है, अगर प्रोडक्ट सर्विस में अगर प्रॉब्लम आता है तो ऑर्डर सर्विस में भी प्रॉब्लम आएगा, राइट। बट अगर मुझे सिर्फ ऑर्डर चेक करना हो तो क्या मुझे प्रोडक्ट सर्विस की ज़रूरत पड़ेगी? अगर मुझे सिर्फ ऑर्डर रीड करना हो तो नहीं, मुझे ज़रूरत नहीं पड़ेगी, राइट। तो वहाँ पे मेरा सर्विस चल रहा होगा। बट फिर भी मान लो ये इंस्टेंस बैठ गया क्योंकि ऑर्डर सर्विस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब मैं ऑर्डर करने जाऊँगा तो प्रोडक्ट सर्विस में प्रॉब्लम है, क्योंकि मुझे इसके साथ कम्युनिकेट करना है। तो इसके वजह से क्या होगा कि मेरा ब्लास्ट जो फॉल्ट टॉलरेंस का जो रेडियस है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है, राइट। बट इसमें क्या, सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर आ गया प्लस ब्लास्ट रेडियस आपका इंक्रीज़ हो रहा है। इसमें क्या है कि इंक्रीज़ भी अगर हो रहा है तो बहुत माइन्यूट उसका जो रेडियस है बहुत छोटा है। ऐसा नहीं कि मेरा पेमेंट सर्विस बैठ गया, ऐसा नहीं कि मेरा यूज़र मान लो यूज़र ऑथ में प्रॉब्लम आ गया, फिर एनालिटिक्स सर्विस में मान लो प्रॉब्लम आ गया। क्या मेरे किसी भी सिस्टम को इफेक्ट पड़ेगा बाकी सिस्टम को? नहीं, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि एनालिटिक एक अलग डिफरेंट सर्विस है, राइट। उसमें बहुत हो सकता है कि यूज़र जानना चाहे कि भाई मैं मंथली कितना ऑर्डर करता हूँ या फिर मैं ईयरली कितना ऑर्डर करता हूँ मैं, राइट। तो उस केस में मुझे ऑर्डर सर्विस और प्रोडक्ट सर्विस में मुझे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, सिर्फ एनालिटिक्स में सिर्फ इफेक्ट पड़ेगा, राइट। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि यहाँ पे कौन सी ये है, सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर हो सकता है, सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर प्लस मेरा फॉल्ट टॉलरेंस ब्लास्ट रेडियस इज बिग, राइट। बट यही जो मेरा केस है यहाँ पे, इसमें ये ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मेरा सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर, पहली बात तो ये होगा ही नहीं बिल्कुल भी, नो सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर। मेरा अगर एक सर्विस में प्रॉब्लम आता है तो मेरी बाकी सर्विसेज चल रही होगी, राइट। तो इस केस में ये तो मेरा मतलब समझो कि कोई काम का नहीं है, मतलब ये फिर भी यहाँ पे रिलायबिलिटी रख सकते हैं, कोई सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर नहीं होगा अंटिल जब तक कुछ यहाँ पे बीच में डालना रखा हमने और इसके बाद ही सर्विसेज इंफ्रा से कम्युनिकेट करो और ये चीज़ पूरा बैठ जाए, राइट, देन तभी सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर हो सकता है, अदरवाइज़ नहीं होगा। इसके अलावा ये मेरा ये एक चीज़ हो गया, तो आपको इस तरीके से ये बताना पड़ेगा आंसर कि भाई सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर इसमें नहीं है, और मेरा जो फॉल्ट टॉलरेंस का जो ब्लास्ट रेडियस है वो भी बहुत छोटा है, इज स्मॉल।
इज़ वेरी स्मॉल। मैंने आपको बता दिया कैसे स्मॉल है ये। इसके अलावा हम लोग आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। मैंने बताया कि डिबगिंग जो है आपका बहुत इजी हो जाता है इसके अंदर। डिबगिंग इसमें थोड़ा टफ है क्योंकि आपको सारे जगह पे फाइंड आउट करना पड़ेगा क्या इशू है क्या नहीं है। तीसरा चीज़ आ जाता है हमारा कंसिस्टेंसी। अब कंसिस्टेंसी की बात कर लेते हैं। कंसिस्टेंसी क्या होता है कि मान लो कि मैंने एक ऑर्डर क्रिएट किया एट द सेम टाइम, क्योंकि ये सारी चीज़ें, क्योंकि देखो दो चीज़ें होती है, एक होता है फंक्शनल कॉल होता है, फंक्शनल, ये सब चीज़ें आप समझो, ये सब चीज़ें समझनी बहुत ज़रूरी है, फंक्शनल कॉल, ठीक है। और एक होता है नेटवर्क कॉल। नेटवर्क कॉल की जो लेटेंसीज होती है वो जनरली हायर होती है फंक्शनल कॉल से, ठीक है। फंक्शनल कॉल का मतलब क्या है, क्योंकि यहाँ पे मेरा कोई भी नेटवर्क, मतलब कि मेरा ऐसा नहीं है कि सर्विस से मतलब एक्सटर्नली जा करके किसी और सर्विस से कम्युनिकेट कर रहा है। यहाँ पे एक ही जगह पे सारे फंक्शंस कॉल हो रहे हैं, तो उसमें लेटेंसीज बहुत कम क्रिएट होती है, बहुत ज़्यादा कम क्रिएट होती है। तो इसमें क्या हो रहा है मेरा कि जो मेरा जो लेटेंसीज है, मतलब जो कंसिस्टेंसी, मान लो कि मेरा प्रोडक्ट फैचिंग हो रहा है, यहाँ पे ऑर्डर क्रिएट हो रहा है मेरा यहाँ पे, और पेमेंट यहाँ पे मैंने वो कर दिया, ऑर्डर सक्सेस मैंने यहाँ पे लगा दिया, और उसके बाद मैंने रिक्वेस्ट भेज दिया कि मैंने एनालिटिक्स को भी मैंने भेज दिया एक रिक्वेस्ट, राइट, यहाँ पे। तो इसमें क्या होगा कि एट द सेम टाइम सब कुछ क्रिएट हो रहा है, राइट। तो जब मैं फेच करूँगा अगली बार कि भाई मुझे एनालिटिक्स से मुझे ये निकाल के दो, फ्रॉम मोनोलिथिक आर्किटेक्चर मुझे ये निकाल के दो कि मैंने महीने में कितने ऑर्डर क्रिएट किए, तो मेरा यहाँ पे कंसिस्टेंसी क्या होगा, मेरा यहाँ पे हाई होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सब कुछ साथ ही साथ सब कुछ चल रहा है। ऐसा नहीं है कि प्रोडक्ट पहले क्रिएट हो रहा है और एनालिटिक्स में जाने में टाइम लग रहा है, राइट, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। बट एट द सेम टाइम इन द माइक्रो सर्विसेज, क्योंकि यहाँ पे इंडिपेंडेंट वर्क हो रहा है, तो मैं क्या करूँगा कि जब भी मेरा ऑर्डर सर्विस क्रिएट होगा, राइट, तो मैं ऑर्डर सर्विस क्रिएट होने के बाद, एक ऑर्डर सर्विस क्रिएट होने के बाद, एक ऑर्डर सर्विस क्रिएट होने के बाद जब क्रिएट हो जाएगा, जब मैं इसको रिस्पॉन्स भेज दूंगा, राइट, उसके बाद एक रिक्वेस्ट में एसिंक्रोनसली मैं इसको भी रिक्वेस्ट भेज दूंगा कि भाई एक काम कर, तू भी स्टोर कर ले कि एक ऑर्डर इस यूज़र ने क्रिएट किया है। अब मान लो कि ये मेरा, मान लो मैसेज क्यू या फिर नेटवर्क कॉल के थ्रू, मान लो मैं HTTP कॉल कर रहा हूँ और टाइम लग रहा है इसके अंदर डेटा डालने में, क्योंकि ये नेटवर्क के थ्रू जा रहा है, राइट। और इसी बीच में अगर यूज़र ने पूछ लिया कि भाई मुझे बता कि मैंने कितने ऑर्डर किए हैं, क्योंकि अभी तक ये प्रोसेस नहीं हुआ है, इसी बीच में इसने पूछ लिया कि मुझे बता दे कि भाई मैंने एक महीने में कितने मैंने ऑर्डर्स किए हैं, तो क्या मेरे एनालिटिक्स के पास जब ये पहुंचा ही नहीं है, तो क्या मुझे ये बता पाएगा इसको कि ये जो रिसेंट ऑर्डर है आपने क्रिएट किया है? नहीं बता पाएगा। तो मेरा डेटा क्या हुआ, इनकंसिस्टेंट हुआ, क्योंकि एनालिटिक्स सर्विस में अभी तक स्टोर ही नहीं हुआ है कि ये ऑर्डर क्रिएट हुआ है, क्योंकि अभी भी ये इन ट्रांजिट में है, राइट। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि, और बट यहाँ पे मोनोलिथिक आर्किटेक्चर में देखोगे तो मेरा एट द सेम टाइम मेरा ये एनालिटिक्स में डेटा पहुँच गया यहाँ पे, राइट, आफ्टर ऑर्डर सक्सेस। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि जो मोनोलिथिक आर्किटेक्चर है उसमें प्रोज जो है मेरा ये है कि आपका कंसिस्टेंसी जो है इज़ हायर, राइट, बट यहाँ पे हमें क्या मिलता है, इवेंचुअल कंसिस्टेंसी। इवेंचुअल कंसिस्टेंसी का मतलब होता है कि इट्स लेसर देन लाइक हायर कंसिस्टेंसी, मतलब हो सकता है कि स्टेल डेटा मिल जाए, राइट। इवेंचुअल कंसिस्टेंसी, ये आप सारे वर्ड्स आप यूज़ करना इंटरव्यूज़ में, आपको बेनिफिट देंगे, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया आपका। उसके बाद हमारा ये मैंने बता दिया कि इसमें बैड कंसिस्टेंसी, मतलब इवेंचुअल कंसिस्टेंसी मिलती है, इसमें हायर कंसिस्टेंसी मिलती है। उसके बाद डिबगिंग जो है, डिबगिंग का भी बता दिया मैंने आपको। अब फिर ठीक है, अब देखो सिर्फ ऐसा नहीं है इस केस में, क्योंकि हमने यहाँ पे देखो, हमने ये चीज़ हमने पढ़ लिया कि हमें स्केलेबिलिटी की मिल जाती है। मेंटेनेबिलिटी का मतलब ये होता है कि देखो मेंटेनेबिलिटी में इसमें प्रॉब्लम यानी कि मान लो कि मेरे पास 40 इंजीनियर्स है, राइट। अब 40 इंजीनियर्स, कोई प्रोडक्ट क्लास में काम कर रहा है, कोई पेमेंट क्लास में काम कर रहा है, कोई ऑर्डर क्लास में काम कर रहा है। अब प्रॉब्लम ये है कि सबका जो सब जो सारे इंजीनियर्स जो वर्क कर रहे हैं इन सब क्लासेस में, राइट, तो क्योंकि बग होने के बहुत ज़्यादा चांसेस है, सारे डेवलपर्स एक ही साथ वर्क कर रहे हैं, राइट। कुछ कोई चेंजेस कर रहा है, कुछ और चेंजेस कर रहा है, कुछ सेम क्लासेस में चेंज कर रहा है, राइट। तो उससे क्या होगा, प्रॉब्लम क्या होगा कि जो
जो मर्ज कन्फ्लिक्ट्स है वो उसके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई हैं, और उसके आने के चांसेस हाई आने का मतलब है कि बग्स के आने के भी चांसेस बहुत ज़्यादा हाई हो जाते हैं। प्लस मेरा डिप्लॉयमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा स्लो हो जाता है, राइट। तो स्लो डिप्लॉयमेंट की वजह से मेरे बग्स आएंगे काफ़ी ज़्यादा, मेरा जो डेवलपर्स वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर पा रहे। बट यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ कि अगर मेरे 40 डेवलपर्स हैं तो 40 डेवलपर्स को मैं चार डेवलपर्स को मैंने प्रोडक्ट सर्विस दे दिया, बाकी 4 डेवलपर्स को मैंने रिकमेंडेशन इंजन दे दिया, बाकी 4 डेवलपर्स को मैंने यूज़र ऑथ सर्विस दे दिया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये इंडिपेंडेंटली पुश हो रहा है गिटहब पे, राइट। ये इंडिपेंडेंटली पुश हो रहा है, तो कुछ मर्ज कन्फ्लिक्ट्स नहीं है। ये बाकी 4 डेवलपर्स को पता है कि मुझे यहाँ पे क्या वर्क करना है, मुझे यहाँ पे क्या, लेकिन यहाँ पे अब सोचो 4 डेवलपर्स को एक सर्विस पे काम करा रहे हो, ये ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होगा, या 40 डेवलपर को एक सर्विस में काम करा रहे हो, ये ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होगा, राइट। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि मेंटेनेबिलिटी जो है मेरा बहुत ज़्यादा हाई है, मतलब मेंटेन करना इसको बहुत मतलब मेंटेन करना, मतलब कि मेरा जो क्या बोलते हैं जो स्लो डिप्लॉयमेंट है वो बहुत ज़्यादा हाई है यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे मोनोलिथिक आर्किटेक्चर में। बट माइक्रो सर्विसेज में बहुत ज़्यादा ईजी है। बट जब एक और केस है, लेकिन क्योंकि अगर हम सारे डेवलपर्स को क्योंकि अलग अलग सर्विसेज दे रहे हैं, राइट, तो इसके लिए हमें कोई डेवऑप्स इंजीनियर की भी ज़रूरत पड़ेगी कि इसको इंडिपेंडेंटली स्केल करे, इसको चेक करे कि भाई इसका सीपीयू यूसेज क्या हो रहा है, इसका सीपीयू यूसेज क्या हो रहा है, या फिर इसको अलग से स्केल करना है, इसमें क्या प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। तो मेंटेनेबिलिटी क्या हो रहा है, मेरा हाई हो रहा है इस केस में, मेरा मेंटेनेबिलिटी इस केस में हाई नहीं हो रहा है, राइट। तो दो डिफरेंट चीज़ें हैं, स्लो डिप्लॉयमेंट, इसमें स्लो डिप्लॉयमेंट हो रहा है, इसमें स्लो डिप्लॉयमेंट नहीं हो रहा है, क्योंकि मेरा इंडिपेंडेंट मेरे पॉड्स के हिसाब से मेरे जो डेवलपर्स है वो वर्क कर रहे हैं। बट मेंटेनेबिलिटी भी मेरा हाई हो रहा है यहाँ पे नहीं हो रहा है, राइट। तो ये भी चीज़ आपको बताना है इंटरव्यूज़ में, राइट। इसके अलावा आप समझ गए होंगे, मतलब क्योंकि मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स मैंने कवर कर लिया है कि क्या क्या इश्यूज़ आते हैं, राइट। तो ये वाला चीज़ आप हमेशा याद रखना। रुक जाओ। इसके अलावा और तो मैं कुछ चीज़ मिस नहीं कर रहा हूँ मैं, आई थिंक या दैट्स इट। मेरे ख्याल से यही सारी चीज़ें हैं। देखो, अब ये हम लोग समझ गए कि माइक्रो सर्विसेज और जो मोनोलिथिक जो आर्किटेक्चर, इसमें क्या डिफरेंसेस है, क्योंकि जब भी आपके पास इंटरव्यू में क्वेश्चंस पूछेगा, राइट, तो आपको इस तरीके से डिज़ाइन करके आपको बताना है कि भाई मेरे पास यहाँ पे ये इश्यूज़ आते हैं, या फिर ये इश्यूज़ आते हैं। तो ऐसा नहीं, आप ये मत सोचो कि यार स्केल पर्पस से ही सिर्फ हम लोग माइक्रो सर्विसेज में जाते हैं। मेंटेनेबिलिटी, स्केलेबिलिटी, फॉल्ट टॉलरेंस, अलग अलग डिफरेंट लैंग्वेजेस को यूज़ करने के लिए, अलग अलग रिक्वेस्ट को हैंडल करने के लिए, राइट, अलग अलग। अब मान लो कि मुझे फॉर एग्जांपल एक और एग्जांपल मैं बता देता हूँ मैं, कि मान लो मेरा डेटाबेस है, राइट। अभी मैं डेटाबेस की बात ही नहीं किया हूँ, मैं डेटाबेस को इसलिए बात नहीं किया हूँ क्योंकि ये एक अलग टॉपिक है, क्योंकि ये सेंट्रलाइज डेटाबेस है, राइट। हम्म ये सेंट्रलाइज डेटाबेस है, तो इसके चक्कर में क्या होता है कि ये जो है आपका क्योंकि सारा चीज़ कम्युनिकेशन डेटा इस सेंट्रलाइज डेटाबेस के ऊपर है, तो इंडिपेंडेंट स्केल करना भी बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है। अगर मान लो कि मेरे को एनालिटिक्स के लिए अलग एक डेटाबेस चाहिए, जो मुझे हायर इंस्टेंस नहीं चाहिए, मतलब हायर कॉन्फ़िगरेशंस नहीं चाहिए, क्योंकि मेरा बहुत नंबर ऑफ़ रिक्वेस्ट बहुत ज़्यादा कम आती है, राइट। और मैं नहीं चाहता हूँ कि ये एनालिटिक्स डेटा मेरा डेटाबेस में रहे, सो दैट कि जो मेरी सर्च क्वेरी हो या फिर कोई अदर क्वेरीज हो मेरा बहुत ज़्यादा हाई हो जाए, राइट। तो मुझे यहाँ पे ऑप्शन मुझे नहीं मिलेगा कि मैं इंडिपेंडेंटली डेटाबेस को मैं अलग तरीके से सिर्फ एनालिटिक्स के लिए मैं यूज़ करूँ, राइट। तो बट इसके अंदर मुझे मिल जाता है कि मैं इसके लिए एक अलग से डिफरेंट डेटाबेस यूज़ कर लूँ, राइट। प्रोडक्ट सर्विस के लिए मैं इसके लिए अलग से एक डेटाबेस यूज़ कर लूँ, रिकमेंडेशन इंजन के लिए, राइट। तो ऐसे ऐसे चीज़ें हमें मिल जाती है। और ट्रस्ट में ये जो मोनोलिथिक और जो माइक्रो सर्विसेज जो है ये बहुत इजी है, चीज़ें बताना, ज़्यादा कुछ है नहीं इसके अंदर, राइट। आपको भी पता चल गया होगा कि ज़्यादा कुछ है नहीं इसके अंदर। बट फिर भी मुझे आपको ये बताना था इसलिए क्योंकि हम जब अगले टॉपिक में या फिर अगले डिस्कशंस में जब हम लोग बात करेंगे, क्योंकि हम लोग डेटाबेस का, क्योंकि देखो माइक्रो सर्विसेज को स्केल करना बहुत ईजी है, क्योंकि आप लैम्डा फंक्शंस आप क्रिएट कर दोगे, राइट। लैम्डा फंक्शंस आपने क्रिएट कर दिया,
आपने आपने ऑटो स्केल पे लगा दिया, राइट? तो क्योंकि ऑटो स्केल करना बहुत ईजी है, तो इसको स्केल करना, स्केलिंग की जब बात आती है, मल्टीपल इंस्टेंसेस का यूज़ करना, वो बहुत ईजी है, ज़्यादा कुछ नहीं है। स्केलिंग तब प्रॉब्लम आती है जब आपको डेटाबेस को स्केल करना हो। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, डेटाबेस को स्केल करना। आप ऐसा नहीं कर सकते हो कि आप एक और इंस्टेंस डाल दो भाई यहाँ पे डेटाबेस का, नहीं, ऐसे काम नहीं करता है, राइट? डेटाबेस का स्केलिंग बहुत डिफरेंट तरीके से हैंडल होता है। या फिर जो डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में जो अलग अलग चीज़ें लगती है, जैसे मान लो कि मैं मैसेज क्यों ऐड कर रहा हूँ, या फिर मैं मान लो मैं कैशे ऐड कर रहा हूँ मैं, तो उसका जो स्केलिंग है वो बहुत डिफरेंट तरीके से होता है। और हम अगले वाले जो वीडियो है उसमें हम बात करेंगे डेटाबेस को। पहले हम समझेंगे डेटाबेस कितने टाइप के डेटाबेसेस होते हैं, क्या डिफरेंसेस होते हैं, उसके बाद फिर हम स्केलेबिलिटी पे पहुंचेंगे हम लोग, कि कैसे स्केल कर सकते हैं डेटाबेस को, या फिर कैसे स्केल कर सकते हैं कैशे को, या ये सारी चीज़ों को। तो अभी के लिए बस इतना ही। बाकी ज़्यादा कुछ है नहीं इसके अंदर, क्योंकि मुझे ये इसलिए बताना था क्योंकि जब हम लोग सिस्टम डिज़ाइन करेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, क्योंकि उस टाइम पे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, भाई क्यों, मतलब आप डिफरेंट सर्विस क्यों क्रिएट कर रहे हो, कम्युनिकेशंस कैसे होगी। अगर आपको कम्युनिकेशंस के ऊपर चाहिए, अगर आपको माइक्रो सर्विसेज डिज़ाइन पैटर्न के ऊपर वीडियो चाहिए, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ, मैं उस तरीके से मैं आपको बता करके मैं आपको एक नया वीडियो बना करके एंड देन फिर उसमें वहाँ पे समझा दूंगा मैं, क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, राइट? इस पर भी क्वेश्चंस आते हैं बहुत सारे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर कुछ क्वेश्चंस हो तो कुछ भी हो तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में आप डाल देना, मैं वहाँ पे ज़रूर आंसर करूँगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।